द सेटागाया फैमिली मर्डर्स, जापान 2000। सेटागाया, श्रापित रात, भाग 8, दहशत की शुरुआत। प्रस्तावना, सेटागाया, टोक्यो, दिसंबर 30, 2000। रात का समय, ठंडी हवा सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। लेकिन इस रात कुछ ऐसा होने वाला था जिसे जापान के इतिहास में सबसे भयानक हत्याकांड माना जाएगा। भाग 8। जब अंधेरे ने घर को निगल लिया, रात 11:45 बजे, अनजाने खौफ की दस्तक में मियाजावा परिवार का घर बिल्कुल शांत था। पिता हिरोशी अपने कमरे में टीवी देख रहे थे, जबकि मां यासुको बच्चों को सुलाने में व्यस्त थी। अचानक पिछली खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे पर्दे उड़ने लगे। परिवार को यह पता नहीं था कि घर में कोई घुस चुका था। रात 12 बजे पहली चीख छोटा बच्चा रेई अपने कमरे में था। जब उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है, उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक छपाक, उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। एक पल को उसने सोचा कि यह उसका भ्रम था, लेकिन अगले ही क्षण कोई अदृश्य शक्ति उसके गले पर कस गई। रेई की आंखें फटी रह गईं और कुछ ही सेकंड्स में उसकी सांसें बंद हो गईं। रात 12:30 बजे मौत का नाच यासुको जब बेटे के कमरे में गई तो देखा कि रेई की लाश बिस्तर पर पड़ी थी। वह चीखने ही वाली थी कि शांति से। उसके ठीक पीछे से किसी ने धीमी आवाज में कहा। यासुको का खून जम गया। उसने डरते डरते पीछे देखा। कोई लंबा आदमी जिसके कपड़े खून से रंगे थे उसकी ओर बढ़ रहा था। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, चाकू उसकी गर्दन में समा चुका था। भाग 2। खून में लिखी गई दास्तान सुबह 3 बजे। रहस्यमय हत्यारा भागने की बजाय घर में ही बैठा रहा। उसने घर का फ्रिज खोला और वहां रखा आइसक्रीम खाना शुरू कर दिया। फिर उसने कंप्यूटर ऑन किया और इंटरनेट पर कुछ वेब पेज खोले। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसने अपने खून से सने कपड़े छोड़ दिए और नया पहन लिया। क्या वह पहले से ही इस घर के बारे में सब जानता था? भाग 3। श्रापित घर और खौफनाक साए अगली सुबह। जब पुलिस इस हत्याकांड की छानबीन करने पहुंची तो उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने इस केस को और रहस्यमय बना दिया। घर के दीवारों पर खून से बने अजीबोगरीब चिन्ह वो कोई साधारण संकेत नहीं थे। विशेषज्ञों के मुताबिक ये चिन्ह किसी प्राचीन शापित अनुष्ठान का हिस्सा थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि खून से बने ये निशान इंसानों के हाथों से नहीं बने थे। भाग 4। पैरानॉर्मल एक्टिविटी और साया की वापसी केस को 3 दिन बीत चुके थे। लेकिन जब पुलिस अफसर जासूस ताकाशी फुजिमोतो दोबारा घर की तलाशी लेने पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी रूह कंपा दी। जब उन्होंने खिड़की से अंदर झांका तो घर के अंदर एक परछाई हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक एक पुलिस वाले ने चीखते हुए कहा, वो कौन है? जब उन्होंने कैमरे से रिकॉर्डिंग चेक की तो उसमें एक आदमी का धुंधला चेहरा दिखा, वही चेहरा जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। भाग 5। मौत का अभिशाप जासूस। फुजिमोतो इस केस को हल करने में लगे थे, लेकिन जब उन्होंने एक पुराना रिकॉर्ड देखा तो पता चला कि यह पहली बार नहीं था जब इस घर में हत्याएं हुई थीं। 1942 में भी यहां एक परिवार की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी। 1975 में भी एक महिला रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी। क्या यह घर ही श्रापित था, या फिर क्या यह वही कातिल था जो बार बार लौटता था? भाग 6। आखिरी रात जासूस फुजिमोतो ने फैसला किया कि वह रात भर उस घर में रहेगा और खुद देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। रात 2:45 बजे फुजिमोतो ने सुना कि ऊपर किसी के कदमों की आवाज आ रही थी, लेकिन घर में कोई और नहीं था। रात 3:15 बजे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। रात 3:30 बजे दरवाजे के पीछे कोई खड़ा था। फुजिमोतो ने जल्दी से अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। और फिर शांति से, ठीक उसी तरह की आवाज जो मरने से पहले यासुको ने सुनी थी। जब उसने अपने पीछे देखा तो एक अंधेरा साया उसके सामने खड़ा था, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। अंत या नई शुरुआत? फिल्म का आखिरी दृश्य। सेटागाया के उस श्रापित घर की खिड़की से कोई झांक रहा था।
वह एक नया शिकार ढूंढ रहा था। सेटा गया, श्रापित रात, भाग 2, दहशत का पुनर्जन्म, भाग 8। जब हत्यारा फिर से लौटा, फुजिमोतो उस रात सेटागया के घर में ही रुकने का फैसला करता है। उसके हाथ में एक कैमरा और हाथ में एक बंदूक थी। रात 2:50 बजे दरवाजे के नीचे से एक साया गुजरता है। फुजिमोतो दौड़कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था। रात 3:15 बजे कमरे की लाइट अपने आप टिमटिमाने लगती है। फुजिमोतो को महसूस होता है कि उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब वह पलटकर देखता है तो वहां कुछ नहीं होता। रात 3:15 बजे वह कंप्यूटर के पास जाता है जहां हत्यारे ने इंटरनेट ब्राउज किया था। जैसे ही वह स्क्रीन को देखता है, उस पर एक अजीब सी चीज टाइप होने लगती है। मुझे फिर से जीवित करो। फुजिमोतो घबराकर पीछे हटता है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक कमरे में रखे शीशे पर एक साया नजर आता है। वह धीरे धीरे स्पष्ट होता गया, और जब फुजिमोतो ने ध्यान से देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि खुद उसका ही चेहरा था। भाग 2, मौत का आईना। फुजिमोतो की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने खुद को शीशे में देखा, लेकिन उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था। तू भी उनका हिस्सा है। फुजिमोतो को महसूस होता है कि यह कोई आम केस नहीं था। क्या हत्यारा सच में कोई इंसान था, या फिर यह घर खुद एक जीवित आत्मा था जो अपने अंदर फंसे लोगों को धीरे धीरे निगल जाता था। भाग 3, सच जो छुपा था। फुजिमोतो पुरानी फाइल्स खंगालता है और उसे पता चलता है कि 1942 में जब पहली बार इस घर में हत्याएं हुई थीं, तो जांच करने आए एक पुलिस अफसर गायब हो गए थे। फिर 1975 में एक और जासूस इसी घर में रहस्यमय तरीके से मरा था, और अब 2000 में यह फिर से हुआ था। भाग 4, श्रापित घर की आत्मा। फुजिमोतो को महसूस हुआ कि यह सिर्फ एक हत्यारा नहीं था, यह कोई भी इंसान नहीं था। यह एक शापित आत्मा थी जो बार बार अपना रूप बदलकर लौट रही थी। भाग 5, आखिरी रात। फुजिमोतो को एहसास होता है कि वह इस घर से बाहर नहीं निकल सकता। उसके आसपास की दीवारें सिकुड़ने लगती हैं। रात 3:33 बजे दीवारों से खून रिसने लगता है। फर्श पर घसीटे जाने की आवाज आती है। एक परछाई कोने में दुबक कर बैठी थी। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, अब तू मेरा हिस्सा है। फुजिमोतो डर से कांप उठा। उसने अपनी बंदूक उठाई और परछाई पर गोली चला दी। धाएं! लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, पूरी दुनिया काली हो गई। भाग 6, मौत या पुनर्जन्म। सुबह 6:16 बजे पुलिस घर के अंदर घुसी और उन्होंने देखा फुजिमोतो का शरीर खून से लथपथ पड़ा था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसकी आंखों के अंदर वही परछाई झलक रही थी। भाग 7, सेटागया श्राप से कभी नहीं बचता। फिल्म के आखिरी दृश्य में एक नया किरदार आता है। एक युवा महिला रिपोर्टर जो इस केस की कहानी कवर करने आई थी। वह कैमरा उठाकर घर के अंदर जाती है और कहती है, यह घर अभी भी रहस्यमयी है और मैं यहां पूरी रात बिताने वाली हूं। कैमरा धीरे धीरे पैन होकर घर की खिड़की की ओर जाता है और फिर वहां एक परछाई खड़ी थी। फिल्म खत्म होते ही एक आखिरी चीख गूंजती है, शांति से अंत या फिर एक नई शुरुआत।